नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, दहेज ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में तुरंत एक लालच और पैसों के लेन देन की इमेज बन जाती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या यह हमेशा से हमारी संस्कृति का या हमारे धर्म का अनिवार्य हिस्सा था? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक प्यार भरा तोहफा एक जानलेवा लेन देन में कैसे बदल गया? चलिए, इतिहास और अर्थशास्त्र के इस बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े डरावने सफर को आज एक साथ समझते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दहेज की असली शुरुआत कहां से हुई, फिर कैसे ब्रिटिश कानूनों ने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखेंगे, धर्म और जातियों का इस पर क्या असर है, हमारे कानून असलियत से कितने दूर हैं, और अंत में आज के समय में इसकी जानलेवा कीमत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, दहेज की उत्पत्ति यानी इसकी असली शुरुआत। पता है, समाज में अक्सर यही माना जाता है कि दहेज तो भाई हमारी पुरानी परंपरा है, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम अपने प्राचीन काल को देखें तो वहां महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था और उनकी पसंद नापसंद बहुत मायने रखती थी। उस समय स्त्री धन का रिवाज था, और ध्यान दीजिए, स्त्री धन कोई जबरदस्ती की वसूली नहीं थी। ये पिता की तरफ से अपनी बेटी को दिया गया एक प्यार भरा, पूरी तरह से अपनी मर्जी का तोहफा होता था। लड़के वालों की तरफ से कोई आर्थिक दबाव नहीं होता था। और इसका ना हमारे पास पक्का ऐतिहासिक सबूत भी है। 300 ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी मशहूर किताब इंडिका में साफ साफ लिखा था कि भारत में दुल्हन को इस बात पर नहीं चुना जाता कि वो अपने साथ कितना दहेज ला रही है, बल्कि उसकी सुंदरता और उसकी कला को देखा जाता है। सोचिए, और तो और इसके लगभग 1200 साल बाद 1035 ईस्वी में पर्शियन लेखक अल बिरूनी ने भी यही लिखा कि शादियों में कोई दहेज फिक्स नहीं होता था, उल्टा दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी को गिफ्ट्स देता था। कमाल की बात है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आइए देखते हैं भाग 2, ब्रिटिश कानूनों ने कैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इन दोनों व्यवस्थाओं के फर्क को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तरफ था हमारा प्राचीन स्त्रीधन, बिना किसी प्रेशर के दिया गया एक प्यार भरा तोहफा, और दूसरी तरफ औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ यह जबरदस्ती का लेन देन, जिसने एक झटके में दुल्हन को परिवार के लिए एक आर्थिक बोझ बना दिया। अंग्रेजों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो नियम बनाए ना, उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था ही पलट दी। अब ये बदलाव असल में हुआ कैसे, इसे इन 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहले स्टेप में अंग्रेजों के बनाए कानूनों ने बेटियों से उनके माता पिता की संपत्ति का अधिकार ही छीन लिया। फिर दूसरे स्टेप में महिलाओं के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होती थी, उस पर कानूनी तौर पर सीधे उनके पति का कंट्रोल हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? तीसरे स्टेप में शादी एक पवित्र रिश्ते से बदलकर एक बिजनेस डील बन गई। और फाइनली चौथे स्टेप में आते आते दूल्हे का परिवार कमाने का जरिया बन गया और बेटियां सिर्फ एक बड़ा आर्थिक बोझ मान ली गईं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, वर्ल्ड बैंक के दहेज पर की गई रिसर्च। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये प्रथा कैसे और कितनी गहराई तक फैल गई, इसे समझने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की। उन्होंने 1960 से 2008 के बीच ग्रामीण भारत की 40,000 शादियों की स्टडी की, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आप इस भारी असंतुलन को देखिए। दूल्हे के परिवार ने औसतन सिर्फ 5,000 रुपए के गिफ्ट्स दिए, और वहीं दुल्हन के परिवार को 32,000 रुपए के भारी भरकम गिफ्ट्स देने पड़े। मतलब सीधे सीधे 27,000 रुपए का नेट दहेज का अंतर। और अगर हम इसे कमाई के नजरिए से देखें तो 2007 के डेटा के हिसाब से ग्रामीण भारत में दिया जाने वाला ये जो नेट दहेज था ना, ये एक आम परिवार के पूरे साल की कुल आय का 14% हिस्सा हुआ करता था। जरा सोचिए, किसी की साल भर की मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक गैर जरूरी लेन देन में उड़ा दिया जाता था। इस रिसर्च का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या है? 1961 में हमारे देश में दहेज पर पूरी तरह से कानूनी बैन लग गया था, लेकिन इसके बावजूद जिन 40,000 शादियों की स्टडी हुई, उनमें से 95% शादियों में दहेज का लेन देन हुआ, 95%। और तो और 1930 से 1975 के बीच दहेज में दी जाने वाली रकम दोगुनी हो गई, और इसका जो एवरेज कॉस्ट था वो सीधा 3 गुना बढ़ गया। मतलब बैन का कोई खास असर ही नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, धर्म, क्षेत्र और जाति का इस पर क्या असर है। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि दहेज शायद किसी एक खास धर्म या समुदाय की प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का डेटा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एक अलग ही सच्चाई दिखाता है। 2008 के इस डेटा को देखिए।
सबसे ज्यादा औसत दहेज सिख समुदाय में 52,000 रुपये और ईसाई समुदाय में 48,000 रुपये दर्ज किया गया। जी हाँ, उस समय यह आंकड़े हिंदू और मुस्लिम समुदायों की तुलना में काफ़ी ज्यादा थे। इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, ना कि सिर्फ किसी एक धर्म का। अगर हम जातियों और राज्यों की बात करें तो रिसर्च बताती है कि ऊंची जातियों में यह प्रथा बहुत ज्यादा है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों में यह तुलनात्मक रूप से कम है। और राज्यों में देखें तो केरल और पंजाब में एवरेज दहेज सबसे ज्यादा देखा गया। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में दहेज के इस एवरेज में कमी भी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं भाग 5 की, कानून वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास बहुत ही सख्त कानूनी ढांचा है और दूसरी तरफ है वो डरावनी सच्चाई जो जमीन पर है। 1961 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दहेज मांगने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर शादी के पहले 7 सालों के अंदर महिला की संदिग्ध मौत होती है तो आईपीसी की धारा 304B के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। प्रताड़ना और स्त्री धन वापस ना करने पर भी कड़े कानून मौजूद हैं। लेकिन सबसे चुभने वाली बात यही है कि इतनी भारी सजाओं के बाद भी ये कानून समाज में डर पैदा करने और इसको प्रथा को पूरी तरह रोकने में नाकाम रहे हैं। और इसी वजह से हमें आना पड़ता है अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक भाग पर, आज के समय में इस प्रथा की जानलेवा कीमत। कानूनों के फेल होने का नतीजा ये हुआ कि आज दहेज सिर्फ एक पैसों का लेन देन नहीं रह गया है, ये जिंदगियों का सौदा बन चुका है। 6,966 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। साल 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक साल में इतनी लड़कियों को केवल दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसके साथ ही दहेज प्रताड़ना के 10,364 केस भी दर्ज हुए। ये सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर नहीं है, ये वो खौफनाक कीमत है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था आज भी चुका रही है। इस पूरी कुप्रथा का एक और बहुत ही विनाशकारी साइकोलॉजिकल असर होता है। आज भी जैसे ही किसी घर में एक बेटी पैदा होती है तो अक्सर परिवार को उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके सपनों से ज़्यादा उसकी शादी के खर्चे और दहेज की टेंशन सताने लगती है। सोचिए, एक बच्ची अपने जन्म के साथ ही एक आर्थिक बोझ मान ली जाती है और यही सोच पूरे समाज की प्रगति को गहराई से बाधित कर रही है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल पर आकर रुकते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अंतरिक्ष के अनंत सफर पर अपना परचम लहरा रहा है, लेकिन फिर भी वो आज तक एक ऐसी जानलेवा कुप्रथा को क्यों पाले हुए हैं जो एक बेटी के जन्म को खुशियों की बजाय एक भारी आर्थिक चिंता का कारण बना देती है। इस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक समाज का हर एक हिस्सा इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक इतिहास और अर्थशास्त्र से पैदा हुई ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।